दोस्तों, इस जो छोटी सी वीडियो में मैं लेकर जो एक वर्ड आया हूँ, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। कुछ लोग समझते होंगे कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सेम होता है, एक ही होता है। तो नहीं, ब्रीथिंग अलग होती है और रिस्पायरेशन अलग होता है। दोनों का मतलब होता है सांस लेना, बट इनका जो प्रोसेस होता है अलग होता है। अलग कैसे होता है, देखिए बता दें कि जो ब्रीथिंग होती है कंप्लीटली डिफरेंट, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में कंप्लीटली डिफरेंट पाया जाता है। परंतु बॉडी में जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा इंटर रिलेटेड होता है, थोड़ा सा इंटर रिलेटेड होता है। अब बताते हैं कि ब्रीथिंग के बारे में। आप लोग को आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंसेस है। कुछ लोग से क्वेश्चन एराइज करते हैं अगर, तो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सेम ही बताते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रिस्पायरेशन अलग चीज़ है। देखिए, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस। समझिएगा, ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस। हमारे शरीर में जो फिजिकली प्रक्रिया होती है, शारीरिक रूप से क्रियाएं शामिल होती हैं, आर्गन शामिल होते हैं, गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। यानी कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस दौरान आपके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, उसको सहायता किए आगे प्रोसेस में करने के लिए, उस प्रक्रिया को ब्रीथिंग बोलते हैं। और जहाँ की रिस्पायरेशन की बात अगर करें तो रिस्पायरेशन बिल्कुल केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल, बायोकेमिकल, शरीर के अंदर जो केमिकली प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ये सेलुलर लेवल पे होता है, जो हमारे अंदर सेल होती हैं उस लेवल पे होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रीथिंग होती है ये फिजिकली प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। परंतु रिस्पायरेशन जो है बायोकेमिकली प्रोसेस है, और ये सेलुलर लेवल पे होती है, जहाँ से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी का ब्रेक डाउन होता है। तो वो हो गया आपका ब्रीथिंग। और कुछ बताएंगे इसमें कि ब्रीथिंग जो, देखिए ब्रीथिंग में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे देखिए, ब्रीथिंग इन टर्म फिजियोलॉजिकल टर्म, ब्रीथिंग कुड डिफाइन एज एक्शन ऑफ वाटर एयर मूविंग across the surface of respiratory structure, gills, lungs, facilitate exchange oxygen and carbon dioxide from environment, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वॉल्व होती हैं इन्वायरमेंट के थ्रू हम कैरी करते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन अंदर की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर फिजिकली इन्वॉल्व जो हमारे ऑर्गन शामिल होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर की प्रक्रिया को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो समझने वाली बात है कि जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमारे अंदर देखिए फिजिकली क्या होता है। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो ब्रीथ के अंदर कैसे होता है और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो समझिएगा। स्टार्ट ब्रीथिंग कहाँ से होती है? स्टार्ट ब्रीथिंग इनहेल एयर कहाँ से होती है? नोज से, नोज या माउथ से। जब हम ब्रीथ करते हैं तो नोज या नाक से या मुंह से एयर स्टार्ट होती है लेना, इनहेल करना। ट्रेवल टू बैक योर थ्रोट, गला से या विंड पाइप से, इनटू गले से होते हुए विंड पाइप के द्वारा ट्रेवल करती है, और डिवाइडेड इनटू मेनी एयर पैसेज कॉल्ड ब्रोंकियल्स ट्यूब। यानी कि जैसे ही मुंह से लिए, नाक से लिए, मुंह से लिए, और वो सीधे विंड पाइप के द्वारा होते हुए यह एयर डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेज में,
जिसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। अभी केमिकली नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है, फिजिकली हो रही है, समझना है। फिर क्या होता है कि देखिए इसमें नोज, नजल कैविटी, साइनस शामिल होता है, माउथ, थ्रोट में फेरेंक्स, वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, विंडपाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, फिर डायफ्राम, लंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स और ब्रोंकियोल्स, एयर सेक, एल्वियोली और कैपिलरी, ये सब ऑर्गन्स हमारे ब्रीथिंग में शामिल होते हैं। इसीलिए ब्रीथ और रिस्पायरेशन में अंतर होता है। आगे आइए, आगे बताते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, अभी तक की वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो देखिए ये कहा है कि जो ब्रोंकियल होती है, ब्रोंकियल सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पासेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकियल जो होती है वो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल्स, जो उसी ब्रोंकियल्स के एंड पर जहाँ ख़त्म होती है, तो द बॉयलून लाइक, जैसे ही मान लीजिए ये डिवाइड हुआ दो भागों में, ऐसे ऐसे डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स में, तो जो एंड होता है, लास्ट पॉइंट होता है ब्रोंकियोल्स का, वहाँ पर बैलून लाइक, गुब्बारे की तरह छोटे छोटे एयर शेक होते हैं। इसको बोलते हैं एयर शेक या एल्वियोली कहते हैं। एयर शेक एल्वियोली कहते हैं, एयर शेक को एल्वियोली भी बोलते हैं। और सराउंडेड बाई ब्लड वेसल, और इन एयर शेक के ऊपर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। इट इज इन द एल्वियोली दैट इनहेल ऑक्सीजन पासेज इनटू ब्लड, और यहीं इसी एल्वियोली से ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि कैपिलरी से कैरी करता है। तो यह प्रोसेस अभी प्रक्रिया चल रही है ब्रेथ की। किसकी चल रही है? ब्रेथ की। रिस्पायरेशन की आगे बताएंगे। रिस्पायरेशन की आगे क्या है कि द ऑक्सीजन, अब क्या होता है जब यहाँ से जब एक्सचेंजेज होता है ऑक्सीजन का, तो द ऑक्सीजन रीच इन द ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में पहुँचती है, देन ट्रेवल टू द हार्ट, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में जाती है, और वहाँ से ब्लड जब पंप होता है आउट ऑफ द सेल, वहाँ से ब्लड जब पंप होता है आउट ऑफ द सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ से जब ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ब्लड टिश्यू और ऑर्गन्स में जाते हैं। द सेल यूज ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ से इंटरनल चल रहा है, रिस्पायरेशन की बात किया। द सेल यूज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अगेन ऑब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रेवल योर लंग्स वेयर इज द रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सहेल। तो कहा है कि जब वो ऑक्सीजन वहाँ तक ब्लड ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुँचती है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेल कैच कर लेती है, ऑक्सीजन को कैच कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, और फिर कार्बोक्सी जो ब्लड बनता है वो रिटर्न होके लंग्स में आता है और लंग्स से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। देखिए यहाँ केमिकली कोई नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। फिर देखिए अब ब्रीथिंग जब कर रहे हैं तो इनहेल और एक्सहेल के समय कैसे फिजियोलॉजिकल हमारे शरीर के अंदर होता है, क्या फिजियोलॉजी होती है। अभी तो हम ब्रीथ के बारे में बता रहे, रिस्पायरेशन की नहीं बारे में बता रहे हैं। तो ब्रीथ के बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उस समय हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया होती है, फिजिकली प्रक्रिया। देखिए जब आप इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी ऑलवेज स्लाइटली निगेटिव प्रेशर, यानी कि जब आप अंदर सांस को लेते हैं तो आपकी जो रिब केज है, चेस्ट कैविटी है, थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिव में प्रेशर में आती है, दबती है।
थोड़ा सा निगेटिव प्रेशर में आती है, विच कीप द लंग्स ओपन, क्योंकि जब ये नहीं थोड़ा सा स्लाइटली इधर उधर होगी तो लंग्स ओपन नहीं होगा, तो लंग्स ओपन करता है। और व्हेन यू एक्सलेशन, जब आप इनहेल करते हैं, जब आप लेते हैं तो आपकी सांस जो चेस्ट कैविटी होती है स्लाइटली प्रेशर नेगेटिव प्रेशर में आती है। उसके बाद तो द lungs volume increase due to the concentration of the diaphragm and the intercostal muscle which help expanding the chest cavity। देखिए अब क्या है कि लंग्स का वॉल्यूम जो होता है अंदर के फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ जाता है और डायफ्राम फैल जाता है, इंटरकॉस्टल मसल उसको एक्सपेंड कर देती है, चेस्ट कैविटी को बढ़ा देती है। तो इंटरकॉस्टल मसल जो पसलियों के बीच में होती है वो एक्सटेंडेड कर देती है, बढ़ा देती है चेस्ट कैविटी को। एज द वॉल्यूम इंक्रीज देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी विच इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब समझने की बात है, जब लंग्स की कैपेसिटी मतलब लंग्स डायलेट होता है, फैल जाता है, एक्सपेंडेड होता है, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहरी वातावरण का प्रेशर है वो लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो उस समय बाहर की हवा अंदर जाती है, उसी को बोलते हैं लंग्स इनहेलेशन। इन दिस प्रोसेस चेस्ट एंड एक्सपेंडेड, इस प्रक्रिया में चेस्ट फैल जाती है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द ह्यूमन लंग्स आर इलास्टिक, यह देखना है, यह नोट करना है कि ह्यूमन का जो लंग्स होता है इलास्टिक होता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता फैलता रहता है। तो लंग्स फुल फिल्ड द, देखिए अब क्या है कि वो अंदर हवा भर जाती है, जब अंदर हवा भर जाती है और लंग्स की कैविटी बढ़ जाती है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से इनहेलेशन होता है। अब जब आप एक्सहेल की प्रोसेस क्या होती है कि जब लंग्स का इंटरकॉस्टल मसल डायफ्राम जब रिलैक्स होती है, भाई मसल्स का एक प्रॉपर्टीज है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, तो जब लंग्स का जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, रिब्स का, डायफ्राम का इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब रिलैक्स होती है तो विच इंक्रीज द प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। जब एयर प्रेशर बढ़ता है तो उस समय बाहर का प्रेशर उसकी अपेक्षा कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक उसकी अपेक्षा प्रेशर जब कम होता है तो उस समय हमारी एयर बाहर निकल जाती है, उसी को बोलते हैं एक्सलेशन, यानी कि एक्सटर्नल एक्सपायरेशन बोलते हैं, जिसको बाहर सांस को छोड़ देना। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है ये, और ब्रीथिंग का भी बताएं। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो तो फिजियोलॉजिकल हुआ, चेस्ट कैसे प्रेशर अंदर जाता है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है और चेस्ट के अंदर का जो प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है तो अंदर जाती है, और अंदर का जो प्रेशर अधिक होता है तो बाहर निकलती है। ये सब प्रोसेस हो गया ब्रीथिंग में। अब आइए रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन कुड बी डिफाइन एज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि रिस्पायरेशन को हम जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंदर परिभाषित कर सकते हैं। एक सेल, एक कोशिका जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके अंदर जो बायो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं रिस्पायरेशन। और इसमें क्या है कि एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा कि एनर्जी उत्पन्न होती है। अब ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन से प्रोसेस करके
ग्लूकोज टर्न इनटू रिलीज एटीपी में बदलता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस सब में कन्वर्ट होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। और वह एनर्जी हमारे वॉकिंग में, रनिंग में, सीटिंग बैठने में और ऑलमोस्ट ऑल बॉडली प्रोसेस जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं वो सब रिस्पायरेशन के अंतर्गत होती हैं। तो देखिए रिस्पायरेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, बता दें कौन? एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे होता है, ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट अनुपस्थिति पे होता है। तो दिस ये एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं एरोबिक। इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ही देखा गया है यह प्रक्रिया, जैसे हमारे में, हम लोगों में यह प्रक्रिया होती है, हम लोग यूकैरियोटिक। और एनारोबिक प्रक्रिया जो होती है कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस absence of oxygen and can generally be observed in human muscle cell anaerobic prokaryotic या मेथानोजेंस। प्रोकैरियोटिक में भी होती है और मेथानोजेंस में भी होती है और ह्यूमन मसल सेल में भी होती है एनारोबिक प्रक्रिया। तो ये समझना है, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का हम कंपैरेटिव चार्ट दिखा देते हैं, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है रिस्पायरेशन। ब्रीफ करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप लोग को जरूर से जरूर प्राप्त हो। तो ये ज़रूरी है बताना इसका कंपैरिजन कि दोनों में क्या अंतर है पूरे ब्रीफ में। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द विद हेल्प ऑफ लंग्स। यानी कहा कि ब्रीथिंग एक प्रक्रिया है जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, इसी प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। और रिस्पायरेशन क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन प्रोड्यूस एनर्जी यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटी। कहा है कि यह एक रिस्पायरेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ब्रेकन डाउन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी उत्पन्न होती है जो कि सेलुलर यानी कि कोशिकी कार्य में सहायक होती है। तो ये आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद प्रोसेस में क्या है, प्रक्रिया क्या है कि इट इज ए बायोफिजिकल वॉल्यूंटरी प्रोसेस, यानी एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। जैव शारीरिक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के स्टेज में घटित होती है। लेकिन अब रिस्पायरेशन की जब बात करते हैं तो इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए यह बायोकेमिकल होता है और वह बायोफिजिकल होता है। तो ये इन्वॉल्वेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है, अपने आप खुद होता है। ये अपने आप खुद होता है। यह क्या होता है, अपने आप खुद होता है। यह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि वेयर डू इट टेक प्लेस, कहाँ पे ऐसी क्रियाएं होती हैं, रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग कहाँ पे होती हैं। तो इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स आर गिल्स, यह लंग्स के अंदर होती है यह प्रक्रिया।
लेकिन यह जो एनारोबिक होती है, जो रिस्पायरेशन होता है, यह होता है शेल के अंदर। रिस्पायरेशन जो होता है शेल के अंदर होता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन की जब बात करें तो नो एनर्जी प्रोडक्शन इन द प्रोसेस, यानी कि ब्रीथिंग में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसका ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो कहाँ से एनर्जी होगी? ये तो फिजिकली हो रहा है, बायोकेमिकली होता तब तो। फिर उसके बाद रिस्पायरेशन में बायोकेमिकली होता है, इसमें एटीपी का एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि ये जो एटीपी एनर्जी होती है इट इज प्रोड्यूस इन एनर्जी प्रोड्यूस इन एटीपी में, यानी कि एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो ये हो गया बायोकेमिकल रिस्पायरेशन। उसके बाद सेलुलर एक्टिविटी। ब्रीथिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि कहा है कि जो ब्रीथिंग होती है वह सेल के बाहर की प्रक्रिया है, कोशिका के अंदर की प्रक्रिया नहीं है, सेल के बाहर की प्रक्रिया है। परंतु जो रिस्पायरेशन होता है यह इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है, यह सेल के अंदर की प्रक्रिया है, जो सेल के अंदर होता है। फिर एंजाइम, देखिए एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, कहाँ पे, कैसे। देयर आर नो एंजाइम यूज इन दिस प्रोसेस। कहा है कि ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता है, ब्रीथिंग करते समय कोई एंजाइम हार्मोन कोई यूज नहीं होता है। बट मैनी एंजाइम प्ले ए मेजर रोल इन रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन के समय अधिक से अधिक एंजाइम भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया रिस्पायरेशन और ये हो गया ब्रीथिंग। उसके बाद आर्गन सिस्टम। देखिए आर्गन या सिस्टम एसोसिएटेड, यानी कि कौन से आर्गन्स कौन से सिस्टम क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो इट टेक प्लेस थ्रू द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकियोज, ब्रोंकली, एल्वेलाई शेक, ये सारे यूज होते हैं। परंतु रिस्पायरेशन में इट टेक्स प्लेस इन ईच सेल। रिस्पायरेशन में सिर्फ सेल ही यूज होती हैं, प्रत्येक सेल ही फंक्शन करती हैं। तो ये हुआ आपका रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्रीथिंग क्या होती है और रिस्पायरेशन क्या होता है। तो इसी पे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनके अंदर ये कन्फ्यूजन बना है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों सेम होता है, तो सेम नहीं होता है। आप कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, किसी लिटरेचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।